व्यू 360 में। सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से बरतरफ किया जाए या नहीं, मुकदमा अब अमरीकी सेनेट में। भारत में शहरियत का मुतनाज़ा कानून एहतजाज के बावजूद नाफिज, मुजाहिरीन अब क्या करेंगे? और एक साबिक अमरीकी कैदी की कहानी जिसने 7 साल की सजा पर 40 साल जेल काटी। ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के बाद आज से मुकदमे के लिए सेनेट में बहस का आगाज। ट्रंप टीम दिफा के लिए तैयार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शरीक हैं, जबकि यहाँ वाशिंगटन में कांग्रेस को उनका मुआखजा करने के बाद अब ये फैसला करना है कि क्या सदर ट्रंप को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए या नहीं। मुआखजे के अमल में सदर पर अपने सियासी हरीफ साबिक नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने के बायस इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कांग्रेसी राह में रुकावट खड़ी करने के इल्जामात ऐवान नुमाइंदगान में आयद किए गए थे। अब सेनेट में मुकदमा आ गया है, जहां अक्सरियत रिपब्लिकन्स की है और डेमोक्रेट्स का इल्जाम है कि मुकदमे में वो आइन की नहीं सदर की हिमायत में मसरूफ हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स इस इल्जाम को मुस्तरद कर रहे हैं। Each of us will face a choice. हम में से हर एक को ये फैसला करना होगा कि क्या ये मुकदमा सच की तलाश में होना चाहिए या सदर की हकायक छुपाने की ख्वाहिश और मामला जल्दी खत्म करने में मदद करने के लिए। This chamber exists precisely. इस ऐवान का मकसद ये है कि रोज के ड्रामों से कतई नजर ये समझकर चला जाए कि हमारे इक़दामात आने वाली नस्लों को कैसे मुतासिर करेंगे। For generations. तो आज से जो मुकदमे का आगाज हो रहा है उसकी तफसीलात के लिए हम चलेंगे नदीम याकूब की जानिब, जो कैपिटल हिल पर इस वक्त मौजूद हैं। नदीम, ये बताइए कि अब सेनेट जो है वो मुकदमा सुनेगी तो कार्रवाई में क्या होगा? बहुत सी चीज़ें सारा वाज़ेह नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज जो है वो दोनों रहनुमा जिनके आपने शॉर्ट्स हमारे नाजरीन को सुनवाए, उनको तय करना है कि ज़ाब्ता कार इस ट्रायल के लिए क्या होगा। उन्हें ये तय करना है कि कितना वक्त जो है दोनों पार्टी के अरकान को बहस के लिए, दलाइल पेश करने के लिए, जिरा के लिए दिया जाए या इब्तदाई बयानात जो हैं उनके लिए कितना वक्त मुख्तस किया जाए। ये भी तय करना है कि जो मज़ीद दस्तावेजी सबूत हैं वो पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं, या गवाहान को पेश करने की इजाज़त होनी या नहीं। ये तमाम मामलात हैं जिन पर आज पहले तो सेनेट को इस पर इत्तफाक करना होगा और उसे मंजूर करना होगा। डेमोक्रेट्स की कोशिश है कि वो गवाही के लिए सदर के करीबी साथियों को सेनेट में बुलाएं, लेकिन अभी तक वाइट हाउस जो है वो इसकी मुज़ाहमत करता आया है। रिपब्लिकन्स का कहना है कि अगर डेमोक्रेट्स जो हैं सदर के करीबी साथियों जैसे कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन या चीफ ऑफ स्टाफ मिक मुल्वेनी को गवाही के लिए बुलाते हैं, तो रिपब्लिकन्स जो हैं वो नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन को गवाही के लिए बुलाना चाहेंगे। जो व्हाइट हाउस की डिफेंस टीम है उन्होंने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि ये जो ऐवान नुमाइंदगान ने जो इल्ज़ामात भेजे हैं वो किसी ठोस सबूत के पर मबनी नहीं हैं, और ये कि जो काबिल मुआखज़ा जुर्म की निशानदही की गई है वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं उसमें भी, और कांग्रेस में जो रुकावट डालने का इल्ज़ाम भी वो भी गैर संजीदा और ख़तरनाक है। इसके अलावा जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि जो ये ट्रायल हो रहा है इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इसका सदारत करेंगे, लेकिन जो अरकान हैं सेनेट के वो तमाम जूरी का किरदार अदा करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, सेनेट में सदर को हटाने के लिए रिपब्लिकन्स को 2/3 या 100 में से 67 वोट्स की अक्सरियत हासिल है और रिपब्लिकन्स को सेनेट में अक्सरियत हासिल है। राइट, और यहाँ पे अब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम अपने व्यूअर्स के लिए ब्रेक डाउन करते रहेंगे, और इसकी मजीद तफसीलात आज के दिन में आपको हमारी वेबसाइट urduvo.com पर भी मिलेंगी। नदीम याकूब, थैंक यू फॉर दी अपडेट। और अब चलते हैं भारत, जहां शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ दारुल हुकूमत दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग के इलाके एहतजाज का मरकज बने हुए हैं। ये कानून तो 10 जनवरी से नाफिज हो चुका है, लेकिन कल भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इससे मुताल्लिक एक अहम समाअत होगी। हमारे साथी ऋतुल जोशी ने एहतजाज के लिए 1 माह से बैठे तालिब इल्मों और खवातीन से ये जानने की कोशिश की कि अगर अब तक हुकूमत ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी तो फिर उनका अगला कदम अब क्या होगा। सारे लोग गांधी जी के
दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये इम्तिहान का वक्त है, लेकिन क्लासरूम की जगह सड़कों पर बैठे तालबा एहतजाज का सबक सीख रहे हैं। 1 महीना पहले यहाँ भारत के नए शहरियत कानून के खिलाफ उठने वाला एहतजाज का सैलाब अब मुखालफत के नए अंदाज में तब्दील हो गया है। जो भी स्टूडेंट थे जो एक पॉलिटिकल और एक आर्टिस्टिक अप्रोच रखते थे, हम सबने इकट्ठे हुए और हमने कुछ फंड्स कलेक्ट किया और हमने ये ग्राफिटी बनाना शुरू किया है। कहीं दीवारें एहतजाज के रंग में रंगी जा रही हैं, तो कहीं रंगों से पिरोए अल्फाज लोगों के जज्बात बयान कर रहे हैं। सड़क के एक हिस्से को एक ओपन लाइब्रेरी की शक्ल दे दी गई है। ये एक तरीके से प्रोटेस्ट करने का हमारा तरीका भी है। ये सरकार स्टूडेंट्स को आके अंदर घुस के मार सकती है, हमारे रीडिंग हॉल को तोड़ सकती है, तो हम बाहर आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स नया कानून वापस लिए जाने तक इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं और कुछ 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में CAA पर सुनवाई के इंतजार में हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसको अपने कॉग्निजेंस में लेते हुए इस पे सुनवाई करेगा और इस कानून को तुरंत खारिज करेगा, इस पे रोक लगेगा। कोई भी बदलाव इतनी जल्दी नहीं आता है, खासकर जब सरकार तानाशाह हो। और अगर हम रिसेंट उसमें देखें तो हांगकांग में प्रोटेस्ट 6 महीना चला था, अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है। यूनिवर्सिटी से थोड़ी ही दूर शाहीन बाग में दिल्ली की एक बेहद अहम सड़क रोककर खवातीन का एहतजाज भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुखालफत में अब आवाज के साथ साथ कलम भी उठ रहा है। इस एहतजाज से कई जगहों पर घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। दुकानें बंद होने से लोग परेशान भी हैं। सड़क खुलवाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। दिक्कतें तो बहुत हैं, हमारे लिए भी है, सरकार के लिए भी है, पब्लिक के लिए है, बच्चों के स्कूल के लिए है, मगर हम लोगों को यही मांग है कि NRC वापस ले ले, आराम से हम लोग हट जाएंगे। सरकार हमसे आके नहीं बोलती है, जब तक हमें पूरी गारंटी नहीं देती है इस चीज़ के लिए कि हाँ जी हमने तुम्हारी ये चीज़ मान ली है कि चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हुकूमत की तरफ से कोई बात करने आए ना आए, लेकिन ये साफ है कि यहाँ से उठने वाली आवाज की गूंज अब पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। भारत में क्या हो रहा है, इस उन्वान के साथ हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आपको मुकम्मल कवरेज मिलेगी, जिसमें हम अहम वाक़यात के साथ साथ उन पर माहिरीन का तज्ज़िया भी आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि इस सेक्शन का नाम ये है, भारत में क्या हो रहा है। अमेरिका का आइन शहरियों को असलहा रखने का हक देता है, लेकिन आए दिन मैस शूटिंग्स के वाक़यात के बाइस ये आइनी हक अब इंतहाई मुतनाज़ा भी हो चुका है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC की हमसाया रियासत वर्जीनिया के दारुल हुकूमत में कल हज़ारों अफराद ने असलहा रखने के कवानीन में मुमकिना सख्ती के खिलाफ रैली निकाली। इनमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बने मिलिशिया ग्रुप्स और इंतहा पसंद ग्रुप्स के रुकन भी शामिल थे। रैली के कई शुरका ने फौजी तर्ज के कपड़े पहन रखे थे और भारी असलहा खुलेआम उठाया हुआ था। इस मौके पर अमन व अमान कायम रखने के लिए इलाके में आर्जी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, जबकि पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो इस वक्त साकिब इस्लाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साकिब इस रैली की कवरेज के लिए रिचमंड में मौजूद थे। साकिब, पहले तो ये बताएं कि वर्जीनिया में ये क्यों हुआ? सारा इसके लिए सबको पता है कि अमेरिका की आइन की दूसरी तरमीम के मुताबिक असला रखने की आज़ादी है, और फिर वर्जीनिया एक ऐसी रियासत है जहाँ पर असला आज़ादाना लेकर घूमने की आज़ादी भी है। तो हुआ ये कि पिछले इलेक्शन में जो कि नवंबर 2019 में हुए, वर्जीनिया का जो सेनेट और हाउस दोनों वो डेमोक्रेट से कंट्रोल में आ गए। उन्होंने ये ऐलान किया, जो वर्जीनिया के गवर्नर हैं रॉफ नॉर्थहैम, उन्होंने कहा कि हम गन कंट्रोल के हवाले से कुछ कवानीन मुतारिफ करवाएंगे। कोई कवानीन आए नहीं, सिर्फ मुतारिफ करवाने की बात की गई, जिसमें ऑटोमेटिक असले के ऊपर जो है कि उसको कंट्रोल किया जाए और बैकग्राउंड चेक्स को सख्त किया जाए। तो जिस पर जो प्रो गन जो एक्टिविस्ट हैं और जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वर्जीनिया के स्टेट कैपिटल के ऊपर एहतजाज करेंगे। और फिर उससे पहले पिछले हफ्ते ये हुआ कि जो गवर्नर है, उन्होंने देखा कि सूरत हाल अगर ख़राब होगी तो उन्होंने कैपिटल ग्राउंड्स के ऊपर असला रखने की जो है पाबंदी लगा दी, जिससे ये हुआ कि ये जो मसला था वो ज़्यादा बिगड़ गया कि लोगों ने कहा एक तो आप हमारे जो कवानीन को चेंज करने की बात कर रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं कि हम असला लेकर नहीं आ सकते। तो फिर उन्होंने पूरे अमेरिका में जो प्रो गन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका से लोग आए, अपना अपना असला लेकर आए और यहाँ पर उन्हें दिखाएं कि ये हमारा असला है और हम रखेंगे अपने पास। और फिर ये हुआ कि जो एंटी गन प्रोटेस्टर्स है वो भी पीछे हट गए, क्योंकि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई एक दिन पहले कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो वर्जीनिया स्टेट कैपिटल
کیپٹل کے اراؤنڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. تو اس وجہ سے اس ریلی کا جو ہے شور شرابہ بہت زیادہ تھا اور انٹینسٹی زیادہ تھی, کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید پرتشدد ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے بھاری سیکیورٹی بھی وہاں پہ موجود تھی. تو جو مظاہرین کل کے ریلی میں کیا کہہ رہے تھے, آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. مجھے اسلحہ رکھنے کے حقوق پر یقین ہے. یہ جو قوانین پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. ہم میں سے کوئی بھی سڑکوں پر لوگوں پہ گولی نہیں چلا رہا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود کو مسلح رکھنے کا حق ہے, نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے بلکہ ظلم کرنے والی حکومت سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی. آج ہم یہاں پر اس لیے موجود ہیں تاکہ قانون سازی میں ہماری آواز سنی جا سکے. اس کے علاوہ ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی, کیونکہ ہماری نسل گن وائلنس سے متاثر ہوئی ہے. دونوں طرف کی آرگیومنٹس ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا تحفظ بھی ضروری ہے, اور دوسری طرف یہ بھی کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ گنز نہ ہوں. بہرحال ماحول کیسا تھا, کیونکہ یہ ایسی ایک ریلی تھی جو امریکہ بھر کی ہیڈ لائنز میں تھی, انفیکٹ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بھی اس نے بنائی. تو آپ وہاں موجود تھے, کیسا تھا؟ گلوبل میڈیا وہاں پر موجود تھا, اور چونکہ حالات خراب ہونے کے خدشات بہت زیادہ تھے, اس لیے ہمیں انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ اپنے حفاظتی اقدامات کر کے جائیں. ہمیں بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس دیے گئے تھے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور جن لوگوں کے پاس وہ نہیں تھے انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں جائیں اور کوریج کریں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جتنا خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے اتنے حالات خراب نہیں ہوئے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اینٹی گن پروٹیسٹرز تھے انہوں نے بیک آف کر لیا. انہوں نے کہا ہم یہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پرتشدد حالات ہوں, جیسا کہ پہلے اس طرح کے جو ریلیز ہیں اس میں ہو چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پرو گن ایکٹیوسٹ تھے جو ہتھیار رکھنے کے حق میں تھے وہ اپنے ہتھیار لے کر آئے. جو ان کے پاس تھا وہ کیپٹل گراؤنڈز کے باہر کھڑے رہے. جو فینس لگائی گئی تھی, جو سیکیورٹی کے اقدامات تھے, ہزاروں پولیس آفیسر تھے, تو کیپٹل گراؤنڈ کے اندر ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہتھیار کے ساتھ آئیں, کچھ ہتھیار کے بغیر. تو کیپٹل گراؤنڈز کے تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ تھے, اور باہر 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ موجود تھے. لیکن چونکہ کوئی اینٹی پروٹیسٹ نہیں تھا, کوئی کلیش ہونے کا چانس وہ کم تھا, تصادم کا امکان ختم ہو گیا, اور بہت پرامن رہی. اور ہمیں بھی کوئی اتنا زیادہ وہاں پر حالات, آف کورس ایک انٹینسٹی تھی, ٹینشن تھی تھوڑی سی, کہ لوگ جو تھے وہ ان کے جذبات بڑے ہائی تھے, ان کے آئینی حق کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو اس لیے لیکن اوور آل بہت حالات ٹھیک رہے اور ہم خیر و عافیت سے واپس آ گئے. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ ثاقب فار دس اپڈیٹ. تو کیا یہ امریکی آئینی حق جو ہے اسلحہ رکھنے کا, اس پہ اختلاف رائے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ امریکہ کی تصویر کے دو رخ ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں, یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے ایک قانونی ماہر سے, جناب خالد کالوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بذریعہ ٹیلی فون. خالد صاحب, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب اسلحہ رکھنے کا حق ہے آئین میں, تو پھر اختلاف کس بات پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ متنازع کیوں ہے یہ حق؟ یہ جی 220 سال پہلے یہ جب امینڈمنٹ پاس کی گئی تو اس وقت یہ تھا کہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ انڈیویجول رائٹ ہے یا کولیکٹیو رائٹ ہے. اگر تو انڈیویجول رائٹ ہے تو پھر تو اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہو سکتی, لیکن اگر کولیکٹیو رائٹ ہے تو پھر اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو سپریم کورٹ جو ہے نا ریسنٹلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ انڈیویجول رائٹ ہے لیکن اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ریسٹرکشنز اور لمیٹیشنز جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں. تو یہ اتنا کلین کٹ نہیں ہے, کوئی ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے. تو جو ابھی جو سارا یہ لڑائی جھگڑا باسا ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر کتنی لمٹ لگائی جا سکتی ہیں جو آئین کے مطابق ویلڈ ہیں یا ریزنیبل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, وہ اسلحہ رکھنے کے حق میں ہیں, اور جو شہروں میں رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گن کو رکھنے کے جو قوانین ہیں ان میں سختی لائی جائے. لیکن جب ہم ایسی ریلیز میں جاتے ہیں حقیقت دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. دونوں جانب بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں, گنز رکھنے کا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے, اور کم پڑھے لکھے اور دیہی علاقوں کے لوگ بھی ہیں جو گنز کے بارے میں مزید سخت قوانین چاہتے ہیں. تو بہت مکسڈ سی ایک پکچر ہے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. اب جب ہم صدور کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک پارٹی کی جو صدور ہیں وہ عام طور پہ گن کنٹرول کی حمایت میں بات کرتے آئے ہیں, لیکن وہ بھی کچھ بہت زیادہ کر نہیں پائے. صدر ٹرمپ تو اس وقت باقاعدہ انہوں نے ٹویٹر پہ اس ریلی کی بھی حمایت کی اور لوگوں سے بار بار کہا کہ اگر آپ ڈیموکریٹس کو الیکٹ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کریں گے, آپ کے رائٹس کو وہ محدود کریں گے. تو میں یہ یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹس بھی اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکے؟
हाँ, इसलिए कि इसमें दो चीजें हैं. एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये सिर्फ पॉलिटिशियन के, अगर फर्ज करें आज रिपब्लिकन और प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि ठीक है इस राइट को खत्म कर दिया जाए या इसको रेगुलेट कर दिया जाए, तो वो नहीं कर सकते. तो ये अमेरिका के ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अगर मिलकर भी चाहें तो वो नहीं ले सकते. तो ये सेकंड अमेंडमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई छोटा सा राइट नहीं है कि ये इमिग्रेशन का है या कोई ड्राइविंग लाइसेंस का है. तो इसकी वजह से वो नहीं कर सकते. अगर सारे मिल भी जाएं तो भी नहीं कर सकते. तो फिर हल क्या होगा इस मसले का? ये ऐसे ही चलेगा? हाँ, ये ऐसे चलता रहेगा. बस इसके ऊपर ये इंक्रीजिंगली आप देखें पिछले 100 साल में गन्स जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं. आपका जो कैलिबर है, आपका साइज है, आप तोप नहीं रख सकते, आप लेके जेल में नहीं जा सकते, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं आपके पास नहीं, तो रेगुलेशंस हैं. आपके कन्विक्टेड फैलन है तो आप नहीं रख सकते. तो इसी तरह इंक्रीजिंगली ये जो डिबेट है इसमें ये है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी. आहिस्ता आहिस्ता जो लिबरल मूवमेंट है वो इनको पॉसिबल होगी कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन ये चलती रहेगी, ये डिबेट चलती रहेगी अगले 100 साल तक. और कानूनी माहिर खालिद कहलू हमारे साथ है बजरिए टेलीफोन लाइन. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. शुक्रिया. और प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कैदी से जिसने जुर्म से कहीं बड़ी सजा काटी. दूसरी जानिब अफगान तालिबान और अमरीकी मुज़ाकरात के दरमियान कतर में होने वाली ताज़ा तरीन मुलाकात में बकौल तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए तारीख और मकाम पर अब बातचीत हुई है. इस खबर की तफसील समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर. ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa. ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में. और अब कहानी एक ऐसे अमरीकी कैदी की जिसने सजा से कहीं लंबी कैद काटी. अमेरिका में इंसाफ और जेलों का निज़ाम मसाइल से पाक नहीं. कई मरतबा बेगुनाह अफराद भी सालों जेल काटते हैं. सबा शाह खान आज हमें मिलवा रही हैं अब्दुल से, एक साबिक कैदी जिसे सजा तो हुई 7 साल की लेकिन उसने जेल काटी 40 साल. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो कैसे खो गया, आइए देखते हैं उसकी कहानी. I was there for 40 years for 187 and it wasn't mine. 187 was a murder, first degree murder. अमरीकी महकमा इंसाफ के आदाद शुमार के मुताबिक 2016 में अमरीका भर में 66 लाख अफराद करेक्शनल फैसिलिटीज कहलाने वाले कैद खानों में रखे गए थे और अब्दुल का शुमार भी इन्हीं कैदियों में होता था. इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों के मुताबिक आबादी के तनासुब से अमरीका लोगों को जेल भेजने में दुनिया में सबसे आगे है. अब्दुल उन नौजवान सियाफाम अमरीकी कैदियों की नुमाइंदगी करते हैं जो जेल से बाहर आते हैं तो बूढ़े हो चुके होते हैं. 23 साल की उम्र में इलाके के एक ड्रग डीलर के कत्ल के इल्जाम में उन्हें जेल भेजा गया. जेल जाने से कबल अब्दुल का वास्ता कभी कानून से नहीं पड़ा था. वो हाई स्कूल खत्म करने के बाद फायर हाइड्रेंट बनाने का काम करते थे. अब्दुल कहते हैं उनको सजा 2 लोगों की गवाही पर दी गई जिनकी कहानियां आपस में नहीं मिलती थीं. उसने 2 बार अपनी कहानी बदली और फिर तीसरी बार जब मेरा मुकदमा शुरू हो रहा था, लेकिन जज ने इसे खातिर में नहीं लिया. अब्दुल को कत्ल के इल्जाम में 7 साल की सजा हुई थी लेकिन उन्हें रिहाई 40 साल बाद मिली. जब भी वो कानूनी चाराजोई करते उन्हें दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाता. जेल में उन्होंने खुद को खतरनाक आदी मुजरिमों के दरमियान पाया. इस माहौल में गुजारा करने के लिए उन्हें नए तौर तरीके सीखना पड़े. आपको तशद्दुद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के साथ पुरतशद्दुद जुबान इस्तेमाल करना पड़ती थी. जेल में अब्दुल ने मजहब में पनाह ली. एक अरसे तक उन्होंने किसी को अपने मुसलमान होने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन फिर एक दिन किसी ने उन्हें नमाज पढ़ते देखा. उसने कहा अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम. उसने कहा तुम्हें पता है यहाँ मस्जिद मौजूद है. मैंने कहा मैं पहले सबका जायजा ले रहा हूँ. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जेल की दीवारों के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप इक्वेशन में कहाँ फिट होते हैं, वरना आप शिकार भी बन सकते हैं. अमरीकी तंजीम मुस्लिम एडवोकेट्स के मुताबिक अमरीका में मुसलमानों की तादाद अमरीकी आबादी का 1% है, जबकि अमरीकी जेलों में 9% मुसलमान हैं. इसकी एक बड़ी वजह अमरीकी जेलों में कैदियों का इस्लाम को कबूल करना बताया जाता है. इस सवाल के जवाब में कि कैदी इस्लाम ही की जानिब क्यों रागिब हैं, अब्दुल कहते हैं क्योंकि इस्लाम ज्यादा मजबूत मजहब है और जो ज्यादा मजहबी होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो मुसलमान हैं. वो कहते हैं कि अक्सर कैदी जेल की सऊबतें बर्दाश्त नहीं कर पाते और जहनी अमराज का शिकार हो जाते हैं.
ऐसे में मजहब सहारे से कम नहीं। Something came up, I would just put it in the hands of Allah. कि जब भी कुछ होता था तो मैं उसे अल्लाह पर छोड़ देता था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद आज मैं बाहर ना होता। और ये भी कि अगर उन्होंने लोगों को गलत सजा और उनकी सजा से ज्यादा कैद करने से मुताल्लिक कवानीन ना बदले होते। रिहाई के बाद वो कहते हैं दुनिया बदल चुकी थी। आज वो घर से बाहर अकेले जाएं तो खो जाते हैं, और सुस्त रफ्तारी से चलती गाड़ी उन्हें रॉकेट की सी तेजी से चलती महसूस होती है। रिहा होने वाले कैदियों के लिए अमेरिका में बहुत सी तंजीमें उन्हें माशरे में अपनी जगह बनाने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक तंजीम इस्लाह एले कैद से रहा पाने वाले मर्द और औरतों को रिहाइश फराहम करती है। उन्होंने अब्दुल को रहने के लिए जगह दी और काम भी। अब्दुल ये यकीनी बनाते हैं कि घर में रहने वाले इस घर के उसूलों के पाबंद रहें और उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। वो दूसरे जेल से निकलने वालों की मदद के लिए मुख्तलिफ तंजीमों में रज़ाकाराना खिदमात भी अंजाम देते हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। और कल के शो में हम आपको लेके चलेंगे इस्लामी विरसे पर मबनी अजायब घर में, जो वाशिंगटन में कायम है और जहां अमेरिका में मुसलमानों की तारीख महफूज की गई है। फिलहाल देखते हैं इसकी एक झलक। अमीर मोहम्मद की तहकीक के मुताबिक बड़ी सगीर पाक हिंद से अमेरिका आने वाले दो पहले मुसलमान अब्दुल रहमान और मोहम्मद सरवर 1886 में आए थे। Mesa Musa, brother Abu Bakr, famous West Africans, they sailed over here. अमीर मोहम्मद कहते हैं कि इस वक्त मुसलमान जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस वजह से अमेरिका में लोगों को मुसलमानों की तारीख के बारे में बताना बहुत जरूरी है, जिसका एक जरिया ये अजायब घर है। शहनाज नफीस हमें लेके जाएंगी अमेरिका's इस्लामिक हेरिटेज म्यूजियम कल शाम व्यू 360 में। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कहते हैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो अच्छी नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ श्रीलंका में, जब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा जुड़वां का रिकॉर्ड बनाने के लिए दारुल हुकूमत कोलंबो के स्टेडियम में मुल्क भर से लोगों को दावत दी गई। मुंतज़मीन को तवक्को थी कि ताइवान के तकरीबन 4000 जुड़वां का रिकॉर्ड वो 5000 जुड़वां सेट्स की मदद से तोड़ लेंगे। लेकिन स्टेडियम में इतने लोग पहुंच गए कि रिकॉर्ड जमा करना ही मुश्किल हो गया। लोगों ने लंबी कतारों में खड़े होकर अपने कवायद जमा कराए, लेकिन वो इस कोशिश का हिस्सा बनने पर इतने खुश थे कि दोबारा आने को भी राजी थे। श्रीलंका के ट्विंस अब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा पाए या नहीं, इसका पता चंद हफ्तों बाद ही लगेगा, जब ये देखा जा सकेगा कि जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर श्रीलंका के ये एफर्ट पूरी उतर सकी या नहीं। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। facebook.com/VO उर्दू का पेज आपके लिए हर वक्त हाजिर है। हम उसे मुसलसल अपडेट करते रहते हैं दुनिया भर से अहम खबरों के साथ। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है @UrduVOA, और इंस्टाग्राम पे भी उर्दू VOA को फॉलो कीजिए। आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर मिलेंगी और साथ ही बहुत सी अहम खबरों की झलकियां भी। सारा ज़मान को अब यहाँ पे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।